नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। लघु पाराशरी के 42 श्लोकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम 13 श्लोकों की बात कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 14 पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक नया अध्याय है, योग फलाध्याय, जिसमें विभिन्न प्रकार के योगों के बारे में चर्चा की गई है। आज जो हमारे श्लोक नंबर 14 है, उसमें विशेष रूप से जो चर्चा हुई है, ग्रहों के केंद्र और त्रिकोण संबंध से बनने वाले राजयोग अथवा शुभ योग के बारे में चर्चा की गई है। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 15 में इसकी और व्याख्या की गई है। तो चलिए आज हम बात करेंगे केवल श्लोक नंबर 14 की। क्या कहता है श्लोक नंबर 14? योगाध्याय श्लोक कहता है, केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधीन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका। ये हमारा श्लोक कहता है। पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, भावार्थ को समझेंगे और फिर इसके बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। केंद्रेश और त्रिकोणेश के परस्पर संबंध हो, इस हालत में यदि दूसरे स्थान केंद्र त्रिकोण से भिन्न स्थान के स्वामी से संबंध न हो तो विशेषकर शुभ फलदायक होते हैं। अर्थात यदि दूसरे स्थान के स्वामी से भी संबंध हो तो सामान्य रूप से शुभकारक होते हैं। यह विशेष शब्द के प्रयोग से ही सिद्ध होता है। ठीक है, ये एक अर्थ रूप में है। एक बार इसका भावार्थ समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली बात क्या हो रही है श्लोक में? केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधीन परस्परम, इसका अर्थ हो गया कि केंद्र व त्रिकोण स्थानों के अधिपतियों का संबंध होना ही योग है। विशेष प्रकार से जब राजयोग की बात होती है या विशेष फलदायक योगों की बात होती है या पॉजिटिव योगों की बात होती है, पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात होती है, सकारात्मक फल देने की बात होती है, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है कि त्रिकोण और केंद्र के परस्पर संबंध से इस योग का निर्माण होता है। केंद्र व त्रिकोण स्थानों के अधिपतियों का संबंध होना ही योग होता है। यदि परस्पर संबंधी केंद्रेश व त्रिकोणेश किसी अन्य भावेश के साथ संबंध में अन्य भावेश के साथ संबंध न करते हो तो विशेष रूप से अधिक शुभ फल देते हैं। चलिए एक कुंडली पे इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली है, इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि हर चीज़ आपको बड़ी स्पष्ट हो जाएगी, बड़ी क्लियर हो जाएगी। श्लोक कहता है कि केंद्र व त्रिकोण स्थानों के अधिपतियों का संबंध। पहले बात हो चुकी है, केंद्र स्थान हो गए 4, 7 और 10 केंद्र स्थान, और त्रिकोण स्थान हो गए पंचम भाव और नवम भाव। लग्न त्रिकोण और केंद्र दोनों ही है। इसका मतलब ये हो गया कि या इन दोनों के परस्पर संबंध हो या अकेले भी संबंध बनता हो किसी भी ग्रह से, वो भी एक तरह से विशेष योग कारक बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा श्लोक कह रहा है, वो केवल जो बात कह रहा है केंद्र और त्रिकोण के संबंध की। जो योग शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पे, योग जो शब्द प्रयोग किया गया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि दो भावों का संबंध होना। तो दो भावों में जो हम कंसीडर करेंगे, हम लग्न भाव को भी कंसीडर करेंगे, और 3 भाव केंद्र भाव और 2 त्रिकोण भाव, इन 6 भावों का यदि आपस में कोई भी संबंध बनता है, या फिर इन 6 भावों में से किन्हीं 2 भावों का आपस में संबंध बनता है किसी भी रूप में, तो वो विशेष योग कारक बन जाता है। वो विशेष योग की उत्पत्ति कर देता है, जिसको कि हम राजयोग भी कह सकते हैं। अगली कारिका में या अगली लाइन में जो कहा गया है, वो कहा गया है, यदि परस्पर संबंधी केंद्रेश व त्रिकोणेश किसी अन्य भावेश के साथ संबंध न करते हो। इट मीन्स कि मान लीजिए इन तीनों में से किसी एक का संबंध इन दोनों में से किसी एक के साथ बन जाता है। जैसे नवम का संबंध दशम के साथ बन जाए, या नवम का संबंध सप्तम के साथ बन जाए, या नवम का संबंध चतुर्थेश के साथ बन जाए, 4th हाउस के लॉर्ड के साथ बन जाए, अथवा पंचम का संबंध चतुर्थ के साथ बन जाए, पंचम का संबंध सप्तमेश के साथ बन जाए, या पंचम का संबंध 10th हाउस के लॉर्ड के साथ बन जाए।
या 10th हाउस से बन जाए, या तो इन भावों से बन जाए या इनके अधिपतियों से बन जाए, तो वह एक विशेष प्रकार के योग का निर्माण करता है। एक बात हो गई। और अगर इसमें कोई अन्य भाव या भावेश अगर रोल प्ले नहीं करता है, इन संबंधों में इंटरफेयर नहीं करता है, तो ये विशेष योग कारक हो जाता है, विशेष रूप से अधिक शुभ फल देने में सक्षम बन जाता है। अब वो कौन से भाव और भावेश हैं जिनकी की चर्चा हो रही है। अब बच्चे कितने, यहाँ पे 4 तो हमने ये ले लिए और 2 हमने ये ले लिए, 6 तो हमने ले लिए। अब बचे 6 भाव, जिसमें से 3 त्रिषडाय भाव हैं जो अशुभ भाव होते हैं। इनका संबंध इससे न बने तो विशेष रूप से शुभ प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। एक अष्टम भाव या इसका लॉर्ड, अष्टम भाव या इसका लॉर्ड, इसका स्वामी, ये बताया जा चुका है कि लग्न सबसे शुभतम भाव और अष्टम भाव सबसे अशुभ भाव कुंडली का माना गया है। तो या तो त्रिषडाय में से किसी से संबंध बन जाए, या वे अष्टम या अष्टमेश से संबंध बन जाए, अथवा द्वे या द्वादश से संबंध बन जाए, द्वितीय भाव या द्वादश भाव या इसके स्वामियों से संबंध बन जाए। तो अन्य भाव या भावेश का इंटरफेयर हो जाता है इस योग में। बात ये कही जा रही है, अगर ये इंटरफेयर नहीं होता तो विशेष शुभदायक होंगे, लेकिन अगर इंटरफेयर हो गया तो क्या होगा, तो भी फलदायक तो होंगे। इसी को स्पष्ट किया गया है अगले श्लोक में, जो हम अगले वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपसे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन चारों में से किसी एक का संबंध या एक से अधिक का संबंध इन दोनों भावों में से किसी एक या दोनों से बन जाता है, तो ये विशेष योग कारक हो जाता है, बशर्ते कि और कोई भाव या भावेश इसमें इंटरफेयर न करे। देखिए, अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि यदि लग्न लग्नेश, चंद्रमा या चंद्रेश, सूर्य या सूर्येश, इन 6 की बात हो रही है, अगर बली होकर इनसे संबंध बना लें या संबंध ना भी बनाएं, केवल बली हों, तो यह जो शुभ फल की मात्रा है और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे या तो लग्न अपने आप में प्रथम भाव या इसका स्वामी, जैसे इस कुंडली की एग्जाम्पल कुंडली की जो बात कर रहे हैं, इसमें शनि होता है। ये शनि इस कुंडली में उच्च का हो रहा है 9th हाउस में, तो इट मीन्स कि लग्न और लग्नेश बली है, क्योंकि उच्च का हो रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस अपने आप में त्रित्रिकोण की संज्ञा दी गई है, त्रित्रिकोण में ये उच्च का होकर बैठा है, तो ये भी अपने आप में एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि लग्नेश जब 9th हाउस में बैठ जाएगा और वो भी उच्च का होके, तो अपने आप में एक राजयोग का निर्माण हो गया। लेकिन इस पर किसी अन्य ग्रह का इंटरफेयर ना हो, अन्य ग्रह के भाव का इंटरफेयर ना हो, या भाव का तो नहीं है क्योंकि ये त्रिकोण में बैठा है, किसी भावेश का भी संबंध नहीं हो, तो ये देखना है कि इस पर किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, इस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो इट मीन्स ये हो गया कि ये जो हमारा श्लोक है और दोनों कारिका हैं, इसको पूर्ण करने वाला ये योग बनता है। अब लग्न हो या लग्नेश हो, ये बली हो, चंद्र हो या चंद्रेश हो, चंद्र का मतलब चंद्रमा अपने आप में कुंडली में नीच का हो रहा है, इसमें अगर देखें तो ये कुंडली में नीच का हो रहा है, तो ये चंद्रमा बली नहीं है। और चंद्रेश का मतलब चंद्र राशि का स्वामी, इसको कह सकते हैं चंद्र राशिश। चंद्र राशिश कौन है इसका चंद्र राशिश है मंगल, क्योंकि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति इसमें देखनी है कि कैसा है। मंगल भी बहुत ज़्यादा इसमें पावरफुल नहीं बन रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में क्यों नहीं बन रहा है मंगल पावरफुल, क्योंकि ये त्रिषडाय का स्वामी हो रहा है और एक अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह जब त्रिषडाय का स्वामी होता है, 3, 6, 11 में से किसी भाव का स्वामी होता है, तो वह अपने आप में नकारात्मक फल देने वाला हो जाता है, अशुभ फल देने वाला हो जाता है। लेकिन इसकी जगह कोई शुभ ग्रह होता है तो वह शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी ये है कि ये एक अन्य राजयोग कारक ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो रहा है शुक्र, उसके साथ मंगल की प्लेसमेंट है, उसके साथ संबंध बना रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी कंपैरेटिवली पॉजिटिव वर्क प्ले करेगा। तो चंद्र राशि और उसका राशिश, सूर्य और उसका राशिश, सूर्य ग्रह 12th हाउस में स्थिति है
मारक भाव का स्वामी होके, अशुभ ग्रह है, मारक भाव का स्वामी द्वितीय भाव में 12th हाउस में बैठा हुआ है, त्रिक स्थान में बैठा हुआ है। त्रिक स्थान का मतलब हो गया 6, 8 और 12 भाव त्रिक स्थान होते हैं, तो त्रिक स्थान का स्वामी हुआ ये, तो अपने आप में एक पॉजिटिव स्थिति नहीं है। और इसका जो स्वामी है वो स्ट्रांग है। तो ओवरऑल जो बात आती है कि लग्न स्ट्रांग है, लग्नेश स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है चंद्र राशि से स्ट्रांग है, क्लियर है। सूर्य स्ट्रांग नहीं है लेकिन सूर्य राशि से स्ट्रांग है। तो ये कंपेरेटिवली जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, फल देने की मात्रा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब एक अन्य बात क्या हुई कि केंद्रेश व त्रिकोणेश का परस्पर संबंध इस कुंडली में बन रहा है, या किसी भी कुंडली में बने, अथवा त्रिकोणेश और केंद्रेश एक ही राशि के हो। जैसे कि यहाँ पे लग्न है, त्रिकोणेश और लग्नेश, क्योंकि लग्न में तो होते ही है, बाई डिफॉल्ट है वो तो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी राशि पड़ती है जिसमें केंद्र भाव का भी स्वामी हो और त्रिकोण भाव का भी स्वामी हो, कोई एक ग्रह, वो भी राजयोग प्रदान करने में या बड़ी भूमिका अदा करने में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है या बन जाता है। ये जो हम संबंध बता रहे हैं ना, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसका आपस में परस्पर संबंध देख रहे हैं। अब एक तो इन्होंने ये बात कह दी कि केंद्र और त्रिकोण का अगर संबंध होता है तो ये राजयोग कारक होगा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा। श्लोक में क्या कहा गया है, श्लोक में कहा गया है कि विशेष फलदायक हो जाएंगे। अगर किसी अन्य का इसमें इंटरफेयर नहीं होगा तो विशेष फलदायक हो जाएंगे, लेकिन इंटरफेयर होता है तो क्या होगा, तब भी फलदायक तो होंगे, क्लियर है। तो किसी भी स्थिति में इस प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर किसी भी ऐसे भाव का संबंध बन जाए, अशुभ भाव का संबंध बन जाए या अशुभ ग्रह का संबंध बन जाए तो स्थिति क्या होगी। डिपेंड करता है कि वो भाव या वो भावेश उसकी स्थिति कुंडली में क्या है। जैसे कि मान लीजिए अष्टम भाव से ही संबंध बन जाए तो ये तो फिर राजयोग भंग होने वाला योग बन जाता है। इसकी भी हम बात करेंगे आगे, जो श्लोक आएंगे तो उसमें राजयोग भंग की भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो तो ये राजयोग का निर्माण करता है। अगर इसमें किसी अन्य का इंटरफेयर नहीं होता है या किसी अन्य का संबंध इनसे नहीं बनता है तो ये विशेष रूप से फलदायक हो जाते हैं। अब देखिए एक बात आ रही बार संबंध, संबंध की क्या परिभाषा है। संबंध का अर्थ होता है, देखिए संबंधों के बारे में कहा गया है ग्रहों का चतुर्विध संबंध होता है। 4 प्रकार का संबंध बताया गया है ग्रहों का। किन्हीं भी 2 ग्रहों का जो संबंध बताया गया है, यहाँ पे केवल केंद्र और त्रिकोण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो केवल हम संबंधों की बात कर रहे हैं। जो संबंध बार बार जो शब्द आ रहा है कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो जाए, एक बात हुई, किसी अन्य का संबंध न बने, दूसरी बात हुई। तो ये संबंध कैसे बनेगा, ये 4 प्रकार से बन सकता है। सबसे पहला होता है सहावस्थान संबंध। सहावस्थान संबंध में क्या होता है कि जब 2 ग्रह एक स्थान में होते हैं, जैसे गुरु और चंद्र एक स्थान में हुए, मंगल और शुक्र एक स्थान में हुए, बुध और केतु एक स्थान में हुए, तो ये क्या कौन सा संबंध हो गया, ये सहावस्थान संबंध हो गया। जब 2 ग्रहों की युति होती है, 2 ग्रहों का जोड़ा बनता है, 2 या 2 से अधिक ग्रहों का जब जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, या एक साथ एक स्थान पर एक भाव में एक घर में बैठ जाते हैं, तो ये सहावस्थान संबंध कहलाता है। इसकी सीधी अगर शब्दों में बात करें तो 2 ग्रह जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक ग्रह जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो उसे सहावस्थान संबंध कहते हैं। इसको एक सरल भाषा में युति संबंध भी कहा जाता है कि गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है, या बुध या केतु की युति बन रही है, मंगल और शुक्र की युति बन रही है। तो इस कुंडली में इस प्रकार की युति संबंध के बारे में सहावस्थान संबंध होता है। ये दूसरा संबंध होता है दृष्टि संबंध। जब कोई 2 ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये संबंध बनता है। 2 ग्रह, देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे जो एक कंडीशन है ना, वो ये है कि 2 ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखने चाहिए, क्योंकि लघु पाराशर होरा शास्त्र एक ग्रंथ है जिसका कि एक पार्ट है। तो लघु पाराशरी हो या बृहद पाराशर होरा शास्त्र हो, यहाँ पे जो भी बात की गई है वो पूर्ण दृष्टि की बात की गई है।
3 प्रकार की दृष्टि बताई गई है, एक पाद दृष्टि, 2 पाद दृष्टि और 3 पाद दृष्टि, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप की दृष्टि है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूर्ण दृष्टि की, जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं एपिसोड 12 में। हम विस्तृत रूप से इसमें चर्चा कर चुके हैं एपिसोड नंबर 12 के 28 नंबर पार्ट में। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो पूर्ण दृष्टि की बात कर रहे हैं। ये सिद्धांत जो फुलफिल होगा वो पूर्ण दृष्टि के सिद्धांत पर फुलफिल होगा। तो यहाँ पे बात आती है जब 2 ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसमें इन 2 ग्रहों में फिर दृष्टि संबंध बन जाता है। अब पूर्ण दृष्टि कौन सी होती है? या तो कोई 2 ग्रह आमने सामने बैठे हों तो वो एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे से परस्पर आमने सामने बैठे हों। एक लग्न में बैठा हो, दूसरा 7th हाउस में, एक 2nd हाउस में बैठा है तो एक 8th भाव में, 3रे भाव में या 9वें भाव में, 4थे भाव में या 10वें भाव में, 5वें भाव में या 11वें भाव में, 6ठे भाव में या 12वें भाव में। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अगर कोई ग्रह बैठे होंगे 2 ग्रह तो ये पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पे केवल 2 ही सिद्धांत है। इसमें जब पूर्ण दृष्टि की बात आती है, दृष्टि संबंध की बात आती है तो केवल 2 ही कंडीशन हो सकती है। या तो ये ग्रह कोई भी आमने सामने बैठे हों या फिर शनि से 10वें स्थान पर मंगल बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में ये इस योग का निर्माण होता है। जैसे इसी कुंडली में अगर शनि 9th हाउस में बैठा है और मंगल इससे 10वें स्थान पर अगर बैठता है, इट मीन्स कि मंगल अगर यहाँ बैठ जाता है, 6ठे भाव में बैठ जाता है, तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 10वीं दृष्टि शनि की पूर्ण दृष्टि होती है, मंगल को देख रहा होता है, मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से शनि को देख रहा होता है। तो केवल 2 ही कंडीशन हो सकती है। तो केवल आपको देखना है या तो ग्रह आमने सामने हो या फिर शनि से 10वें स्थान पर 10th हाउस पर मंगल बैठा हो, तो ये स्थिति बन जाएगी। तीसरे प्रकार का जो संबंध है वो है क्षेत्र संबंध। क्षेत्र संबंध में क्या होता है कि जब 2 ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से होती है, एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में, दूसरा ग्रह पहले ग्रह की राशि में है। जैसे मान लीजिए किसी ग्रह की स्थिति ऐसी होती है कि शनि तो शुक्र की राशि में और शुक्र शनि की राशि में, इसमें कुंडली में बनना है ना। ये यहाँ पे बात आ रही है कि एक ग्रह दूसरे की राशि में हो, उसी ग्रह का स्वामी पहले की राशि में हो। यहाँ पे कुंभ लग्न का स्वामी शनि हो गया जो शुक्र की राशि में है, और शुक्र ग्रह का स्वामी अगेन शनि की राशि में है। तो इसमें क्षेत्र संबंध बन गया है। इसको साधारण भाषा में कहते हैं स्थान परिवर्तन संबंध। जब एक ग्रह दूसरे से परस्पर स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन, हम तुम्हारे घर में बैठ जाते, तुम हमारे घर में बैठ जाओ, तो इसको स्थान परिवर्तन संबंध कहते हैं, इसको क्षेत्र संबंध कहते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का संबंध हो गया। अच्छा, क्षेत्र संबंध को स्थान विनिमय संबंध भी कहते हैं। चौथे प्रकार का संबंध है स्थान दृष्टि संबंध। स्थान दृष्टि संबंध में क्या होता है? जब किसी भी ग्रह को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखता है, जैसे किसी ग्रह को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखे। शुक्र अधिष्ठित है शनि की राशि में, अगर शनि शुक्र को पूर्ण दृष्टि से अगर देख लेता है तो स्थान दृष्टि संबंध बन जाता है। सूर्य स्थित है शनि की राशि में, अगर शनि सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख लेता, लेकिन नहीं देख रहा है ना, अगर देख लेता है इसको, तो ये स्थान दृष्टि संबंध बन जाता है। ये गुरु की राशि में बुध गुरु की राशि में, अगर गुरु बुध को पूर्ण दृष्टि से देख लेता है तो बन जाता है। गुरु मंगल की राशि में, अगर मंगल गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख लेता है तो ये संबंध बन जाता है। शनि शुक्र की राशि में, अगर शनि को शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख लेता तो ये संबंध बन जाता है। या शुक्र को या मंगल को या शुक्र को शनि अगर देख लेता तो ये संबंध बन जाता है। क्लियर है? जैसे इसी कुंडली में हम अगर नवांश कुंडली की बात करें तो नवांश कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि में स्थित है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चतुर्थ, सप्तम और अष्टम
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अष्टम दृष्टि से गुरु को ये देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्थान दृष्टि संबंध बन गया। जब कोई ग्रह उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी उसे पूर्ण दृष्टि से देख लेता है तो यह स्थान दृष्टि संबंध कहलाता है। अब ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध होता है वो होता है क्षेत्र संबंध, जिसको स्थान परिवर्तन संबंध भी कहते हैं। सबसे पावरफुल जो संबंध बताया गया है इन चारों में भी जो सबसे पावरफुल है वो क्षेत्र संबंध बताया गया है, जिसको कि स्थान परिवर्तन संबंध भी कहते हैं। इसमें भी अगर उत्तरोत्तर हम अगर बात करें, इसमें अगर हम उत्तरोत्तर बात करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो संबंध होता है वो क्षेत्र संबंध होता है, जिसे स्थान परिवर्तन संबंध भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे दृष्टि संबंध होता है। 2 ग्रह एक दूसरे को परस्पर पूर्ण दृष्टि से अगर देखें तो वो दृष्टि संबंध हो गया। तीसरा जो हो गया वो स्थान दृष्टि संबंध हो गया, जैसे कि हमने इसमें बताया था कि मंगल गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो तीसरे नंबर का संबंध है। और सबसे कमजोर जो संबंध है वो ज्योति संबंध है। सबसे कमजोर संबंध ज्योति संबंध होता है, जो इस प्रकार से बनता है 2 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, 2 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, 2 ग्रह एक साथ बैठ, तो 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार का संबंध सबसे कमजोर संबंधों की श्रेणी में आता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमने बताया था स्थान दृष्टि संबंध, कुछ विद्वानों का, कुछ स्कॉलर्स का ये भी मत है कि जो हमने ये संबंध बताया है इसमें, ये तो संबंधों की बात हो गई, ये 4 प्रकार के संबंध हो गए, ये एक सेपरेट बात हो गई। एक अन्य बात की हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ये स्थान दृष्टि संबंध दे रहा है, उसी प्रकार से अगर ये मंगल की जगह कोई सौम्य ग्रह होता, शुक्र या गुरु होता, जो इसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा होता, तो ये अपने आप में शुभत्व प्रदान करने वाली स्थिति होती है और प्रबल योग का निर्माण कराती है, शुभ योग का निर्माण कराती है, शुभत्व को बढ़ाने वाली होती है। इट मीन्स कि किसी भी कुंडली में अगर नैसर्गिक ग्रहों की बात करी जाए तो गुरु और शुक्र अगर कुंडली में भी पॉजिटिव वर्क प्ले कर रहे हैं और उसकी दृष्टि किसी भी ग्रह पे पड़ती है या किसी भी भाव पर पड़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्थिति होती है वो उसकी जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं वो एनहेंस हो जाते हैं, वो और बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ तक आई होप सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक चीज़ और समझनी है आपको कि यहाँ पर जब श्लोक आया तो इसमें बात की गई गेन त्रिकोण पतेय संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका। तो इसमें इतरैर प्रसक्ताश्चेद, इसका क्या मतलब हुआ? इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, केंद्र और त्रिकोण को तो हमने समझ लिया कि इनका आपस में संबंध हो, ये 4 और ये 2, 6 का तो आपस में संबंध हो। इसके अलावा कौन कौन हुए तो पहले उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि द्वितीय भाव की अगर बात कर रहे हैं, ये अन्य किसी का संबंध नहीं है, तो यदि ये द्वितीय भाव की बात कर रहे हैं या द्वादश भाव की बात कर रहे हैं तो ये तो पहले प्रमाणित हो ही चुका है कि ये दोनों समभाव होते हैं, ये अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देंगे। तो ये तो भाव और भावेश ये दोनों ही सम बताए गए हैं। इसी लघु पारषदी के पिछले अध्यायों में या पिछले श्लोकों में हम बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब इन दोनों की तो बात नहीं हो रही है। अब बचे 4 भाव, एक तो बचा 3, 6 और 11 त्रिषडाय भाव। त्रिषडाय भाव की अगर बात हो रही है तो इसमें भी ये नियम हम सीख चुके हैं, इस बात को हम जान चुके हैं कि त्रिषडाय भाव का अगर स्वामी शुभ ग्रह होगा तो ये शुभता प्रदान करने वाला होगा, और त्रिषडाय भाव का स्वामी अगर अशुभ ग्रह होगा तो ये अशुभता प्रदान करने वाला होगा। तो एक चीज़ और पॉजिटिव हुई कि अगर त्रिषडाय में से किसी से संबंध कर ले, बना ले, लेकिन वह शुभ ग्रह है तो इसका योग उतना खराब नहीं होगा, या फिर जो विशेष फलदायक बताया गया है थोड़ा सा अंतर पड़ेगा लेकिन फलदायक तो होगा। लेकिन अगर पाप ग्रह हो जाता है तो उसका कुछ अंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक नियम है कि त्रिकोण और केंद्र भावों के स्वामी जब परस्पर संबंध बनाते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है, या विशेष योग का निर्माण होता है, या विशेष शुभ फलदायक योग का निर्माण होता है, तो वो तो होगा।
लेकिन हाँ उसके जो प्रभाव है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें कुछ कमी आ जाएगी अगर यहाँ पे त्रिषडाय का स्वामी क्रूर ग्रह होता है। अब एक अंतिम भाव जो बचा वो बन रहा अष्टम भाव। अष्टम भाव चाहे शुभ हो या अशुभ हो, अगर इससे संबंध बना लिया तो ये राजयोग खत्म हो जाएगा, ये शुभत्व खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिविटी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ ये बात हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी हो लेकिन कम से कम अष्टम भाव से या अष्टम भाव के स्वामी से राजयोग कारक ग्रहों का संबंध न बने या किसी केंद्र का या त्रिकोण का संबंध न बने, तो ये पॉजिटिव है, तो ये अच्छा है, ये शुभ है। अगर बन जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस योग का नाश हो जाता है। लेकिन हाँ, केवल अष्टम भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव से संबंध बनता है तो उसके जो प्रभाव है उसमें कमी तो आएगी लेकिन पूर्ण नाश नहीं होगा। अब मान लीजिए इन दोनों का संबंध, मान लीजिए युति संबंध की हम बात कर रहे हैं। देखिए 4 तरह के संबंध है। अगर इसमें सहावसान संबंध है, युति संबंध, या फिर दृष्टि संबंध है, या क्षेत्र संबंध है, या फिर स्थान दृष्टि संबंध है, तो यहाँ पे 2 जो संबंध है, एक तो दृष्टि संबंध और एक क्षेत्र संबंध, वो नेचुरल होंगे। उसमें तो कंडीशन केवल इतनी सी है कि किसी भावेश का उसमें इंटरफेयर ना हो। भावेश का, भाव का तो नहीं होगा। जब दृष्टि संबंध है, एक दूसरे को परस्पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भाव का तो मतलब ही नहीं। लेकिन अगर इसी को देखिए, अगर इसी नियम में अगर ये जो योग है वो 3, 6 और 11 भावों में घटित होता है अथवा दूसरे और 12वें भाव में घटित होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या इन भावों में ये संबंध बनता है, तो ज़्यादा अशुभ नहीं होगा। योग कारक तो होगा लेकिन विशेष योग कारक नहीं बनेगा, लेकिन हाँ फिर भी पॉजिटिव फल देने वाला तो होगा। देखिए इसमें भी अगर सीक्वेंस की बात करें, इसमें भी अगर रेशियो की बात करें, तो ये संबंध अगर केंद्र या त्रिकोण भाव इनमें से अगर किसी में बनता है तो अति उत्तम फल देने वाला होगा। सम स्थानों में बनता है, दूसरे और 12वें भाव में बनता है, तो अति उत्तम तो नहीं होगा लेकिन हाँ उत्तम होगा। शुभ त्रिषडाय में अगर बनता है, त्रिषडाय का स्वामी अगर शुभ हो, शुभ त्रिषडाय में अगर बनता है तो मध्यम फल देने वाला होगा। और पापी अगर त्रिषडाय में बनता है तो एक तरह से न्यूट्रल वर्क करेगा, न के बराबर असर देने वाला होगा। लेकिन यही अगर अष्टम भाव में पड़ जाता है तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे जो श्लोक है उसमें हमने जो जाना, जो समझा, केंद्रेश व त्रिकोणेश का संबंध कहीं पर भी अगर होता है तो अगर अशुभ भाव से भी होता है अष्टम भाव को छोड़ के, तो शुभ फलदायक तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर शुभ भावों में पड़ जाता है यही योग, या तो केंद्र में पड़ जाता है या त्रिकोण में पड़ जाता है, उसमें से भी विशेष रूप से त्रिकोण में बन जाता है। देखिए इसमें भी आप समझ लीजिए, इसमें पड़ेगा अगर चतुर्थ भाव में पड़ेगा तो अच्छा, सप्तम भाव में और भी अच्छा, दशम भाव में और भी अच्छा, पंचम भाव में इससे भी अच्छा, और नवम भाव में बहुत अच्छा, और सर्वोत्तम जो हो गया वो लग्न में हो गया। लग्न का तो कोई, लग्न का मतलब लग्न, इसका मतलब बेस्ट, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो ये हमने बात करी आज श्लोक नंबर 14 की, और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अब श्लोक नंबर 15 में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।